सभी को नमस्कार। साथियों, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी निकेत पर। साथियों, हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं और वर्ण विचार की इस कड़ी में हम आज बात करेंगे प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। साथियों, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हम पढ़ें उससे पहले मैं याद दिला दूं कि पिछली कक्षा में आपने प्रयत्न के आधार पर जो हमने दो भाग किए थे, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर आपने पिछली कक्षा में वर्णों का व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। अब हम यहाँ से बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन या वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी प्रयत्न, और मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि प्रयत्न किसे कहते हैं। उच्चारण करने की रीति को प्रयत्न कहा जाता है। यानी किसी भी ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण का जो तरीका होता है हमारे मुख के अंदर जो मुखांग हैं जिनकी मदद से हम ध्वनि का उच्चारण कर पाते हैं, उनकी जो क्रियाएं होती हैं उसे हम प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न को हमने दो भागों में विभक्त किया। एक को कहा अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरे को कहा बाह्य प्रयत्न। साथियों, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण पिछली ही कक्षा में कर चुके हैं। यदि आप में से किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप वहां से देखकर इसे समझें। देखिए, इस कक्षा में हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो हमारा वर्गीकरण है उसे पढ़ेंगे। बाह्य प्रयत्न के आधार पर साथियों जो वर्गीकरण हम करते हैं यह दो आधारों पर किया जाता है। एक होता है प्राणत्व और दूसरा होता है घोषत्व कहें या हम कंपन या नाद। इस आधार पर हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। प्राणत्व क्या है? प्राणत्व से आशय है हमारी श्वास वायु। यानी जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण में हमारी श्वास वायु खर्च होती है। जिस ध्वनि के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में खर्च होती है उसे हम कहते हैं अल्प प्राण, और जिस ध्वनि के उच्चारण में हमारी श्वास वायु ज्यादा यानी अधिक मात्रा में खर्च होती है उसे हम कहते हैं महाप्राण। आप हिंदी के विद्यार्थी हैं इसलिए इतना आप सभी जानते होंगे कि श्वास वायु की मात्रा के आधार पर हम व्यंजनों का, स्वरों का यानी दोनों को मिलाकर कहें तो वर्णों का जो वर्गीकरण करते हैं वह दो रूपों में करते हैं। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। इनके नाम से ही स्पष्ट होता है, अल्प यानी कम, थोड़ा। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम मात्रा में श्वास वायु खर्च होती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा में श्वास वायु खर्च होती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। साथियों, अल्प प्राण और महाप्राण कहाँ होने चाहिए, यानी कौन से व्यंजन होने चाहिए, इस संबंध में जब हमने व्यंजन शुरू किया था तब पहली कक्षा में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया भी था। खैर, यहाँ हम थोड़ा सा दोबारा इसे पहचानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहले आप ये नोट करें कि कहाँ अल्प प्राण होंगे और कौन से महाप्राण होंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखें प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है, व्यंजन वह क्या होगा? वह अल्प प्राण होगा। इधर महाप्राण की बात करें तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का जो बच गए यानी दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वह होगा महाप्राण, चौथा व्यंजन। साथियों, वर्गों के बारे में आप बखूबी जानते हैं। हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और पै।
कै वर्ग के 5 व्यंजन होते हैं, कै ख गै घै ङ, चै छ जै झै ये, टै ठै डै ढै ण, तै थ दै धै न और पै फै बै भै मै। इनमें जो पहला यानी कै चै टै तै पै, ये सभी क्या हैं, ये अल्प प्राण हैं, अल्प। और जो दूसरा इनका वर्ग होता है ये आएगा आपका महाप्राण रूप। तो दूसरे की हम बात करें तो महाप्राण। यहां थोड़ा सा समझने की यह जरूरत है कि इन्हें अल्प प्राण और इन्हें महाप्राण क्यों कहा जाता है। साथियों, आपने देखा कि अल्प प्राण ध्वनियों में कम मात्रा में श्वास वायु खर्च होती है, जबकि महाप्राण ध्वनियों में अधिक। कैसे स्पष्ट करें कि कैसे ज्यादा श्वास वायु क्षय में खर्च होती है, आप कैसे मानेंगे, इसे कैसे समझेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आप थोड़ा सा अंग्रेजी की तरफ जाइए, इंग्लिश में इनकी जो स्पेलिंग है वो लिखिए। कै को कहेंगे के और ख को क्या कहा जाएगा, के एच। यानी कै और ख एक समान ध्वनियां हैं, लेकिन जब कै में एच मिला दिया जाता है, एच यानी ह की ध्वनि का अंश मिला दिया जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हकार, जब मिल जाता है तो वह उसका महाप्राण रूप बन जाता है। तो कै का महाप्राण रूप है ख। ठीक यही स्थिति च और छ के साथ है, सी एच च और सी एच एच, तो छ, यानी च में हकार की ध्वनि मिलाने पर छ बन गया। यह छ च का ही महाप्राण रूप है। ट के साथ यही स्थिति ठ और ट की है, यही स्थिति तैथ है, और ऐसे पी में पी एच मिलाया जाए, एच मिलाया जाए तो फ बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है, जो पहला प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन है वह अल्प प्राण है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा व्यंजन महाप्राण। इसी तरह से हमारी वर्णमाला को डिजाइन किया। ठीक ऐसे ही आगे अगर हम बढ़ते हैं तो गै और घै, इसके बाद आता है पंचम न। इसे अगर पूरा करें, जय झय ये, डै ढै ण और दै धै न, बै भै मै। साथियों, यहां भी वही सिस्टम चलेगा, यानी गै में केवल जी है लेकिन घै में जी एच। या कहने का मतलब यह है कि पहले अल्प प्राण, फिर उसी का महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर उसी का महाप्राण और फिर अल्प प्राण। ये सिस्टम हमारा बनाया हुआ है। जो पहला, तीसरा और पांचवा है ये अल्प प्राण ध्वनियां हैं, जो दूसरी और चौथी ध्वनियां हैं यह महाप्राण ध्वनियां हैं। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वह हकार के कारण महाप्राण होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे, जो आगे बढ़ते हैं, ये र ल और व, और उसके बाद ये। साथियों, ये इन सभी में हकार है। तो जो ऊष्म हैं, सभी ऊष्म हम बात करें तो सभी ऊष्म अर्थात श, श, श और है, ये सभी महाप्राण रूप हैं। इनकी स्पेलिंग में भी एच आएगा, एस एच इस तरह से, और है तो अपने आप में हकार है, इसलिए तीनों स और है जो हैं ये महाप्राण ध्वनियां हैं। जबकि आपके जो अंतस्थ हैं, जो स्वरों के नजदीक हैं, ये र ल व, ये सभी अल्प प्राण ध्वनियां हैं। ध्यान रखिएगा, जो ऊष्म हैं वे सभी महाप्राण हैं, और जो अंतस्थ हैं, ये अंतस्थ ध्वनियां, ये सभी अल्प प्राण हैं। और अब हम बात करें स्वरों की, तो आप नोट लगा के लिख लें सभी स्वर, चलिए यहीं लिख लें आप, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण। साथियों, स्वर महाप्राण नहीं होते, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो एक तो बाह्य प्रयत्न की हम बात कर रहे थे, उस बाह्य प्रयत्न में जो पहला वर्गीकरण है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व से आशय क्या है, प्राण वायु या श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण वायु कम मात्रा में खर्च होती है उसे हम अल्प प्राण ध्वनियां कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु अधिक मात्रा में खर्च होती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। और मैंने आपको समझाया कि एच लगने के कारण, जिसमें हकार है जिस ध्वनि में,
उसमें श्वास वायु अतिरिक्त खर्च होती है, इसलिए उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। और जिनमें हकार नहीं है उनमें श्वास वायु कम खर्च होती है, इसलिए हम इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। मैं समझता हूं कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ध्यान रखिए, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। साथियों, स्वरों में किसी भी तरह का हकार नहीं होता, इसलिए स्वरों को अल्प प्राण कहा जाता है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा वर्गीकरण, जो बाह्य प्रयत्न के आधार पर है। और दूसरा वर्गीकरण हम करते हैं स्वर तंत्री में नाद के आधार पर। साथियों, यहां जो दो रूप होते हैं, एक होता है अघोष और दूसरा होता है घोष, या इसी घोष को आप कह सकते हैं सघोष। घोष या सघोष ये एक ही बात है, यानी घोष सहित। सबसे पहले हमें यह देखना है कि घोष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो घोष शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाद, या इसे आप कह सकते हैं गूंज, या आप इसे कह सकते हैं कंपन। अर्थात जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों में या तो कंपन होता है, गूंज उत्पन्न होती है, या फिर कंपन नहीं होता। इस आधार पर अलग अलग तरह की हमारी जो ध्वनियां हैं वे हिंदी में शामिल हैं। और इसी आधार पर हमने यह वर्गीकरण किया जिसे हम, जिनमें गूंज नहीं होती, नाद नहीं होता, कंपन नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अघोष, यानी घोष रहित, गूंज रहित। और जिनमें कंपन होता है, नाद होता है, गूंज होती है, उन्हें हम कहते हैं घोष, या फिर आप कह सकते हैं सघोष। सघोष यानी घोष सहित। साथियों, इस आधार पर जो वर्गीकरण है उसे अब हम देखते हैं। सबसे पहले अघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन क्या होगा, तो अघोष होगा। यानी आप ब्रैकेट में लिख लें 1 2, पहला दूसरा व्यंजन प्रत्येक वर्ग का। अर्थात यहां से देखें तो इनको अब मिटाते हैं, और ये जो वर्ग है हमारे 5, इन 5 वर्ग के ये पहले दूसरे हैं, ये कहलाएंगे अघोष। और अब जो बच गए हैं ये सभी वर्गीय व्यंजन जो बचे हैं तीनों, इनको हम कहेंगे घोष। क्यों कहेंगे साथियों, एक बार इधर लिखें आप, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, और हम बात करें तो पांचवां व्यंजन, ये क्या होंगे, ये होंगे घोष या सघोष। इसके बाद देखिए हमारे अंतस्थ और एक रह गए हमारे ऊष्म, तो इनकी बात करते हैं। साथियों, हमारे जो सभी ये अंतस्थ हैं, ये र, ल, व, ये सभी सघोष होते हैं, घोष होते हैं। जबकि ऊष्म की हम बात करें तो श, श और श, तीनों श है जो है वह यहां रहेगा, है घोष ध्वनि है, अघोष नहीं। जबकि तीनों श जो हैं, यानी श, श, स, ये तीनों श अघोष ध्वनियां हैं। आप ध्यान से इस वर्गीकरण को देखें। अगर हम अघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, अर्थात कुल मिलाकर कितने हो गए, 5 वर्ग हमारे पास हैं, और 5 वर्ग में पहला दूसरा तो 10 तो हो गए वर्गीय व्यंजनों में से पहला और दूसरा। और इधर तीनों शय, यानी पहला दूसरा और तीनों शय, आप इसे शॉर्ट में याद रखें, पहला दूसरा और तीनों शय, ये तो हो गए आपके अघोष। यानी इनके उच्चारण में, इनका उच्चारण रूखा होता है, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में किसी प्रकार का कंपन, गूंज या नाद नहीं होती। और जो हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा है, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में नाद उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें हम घोष कहते हैं। तो इन्हें आप कह सकते हैं 3, 4, 5। कई तो ऐसे भी याद करते हैं 12
345, यानी 12 जो हैं वो हैं अघोष, और जो 345 तीसरा चौथा पांचवा ये हैं घोष। आप इनको विशेष रूप से याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, अल्प प्राण महाप्राण के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। साथियों, अल्प प्राण और महाप्राण ये श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण है, अर्थात अल्प प्राण में श्वास वायु कम मात्रा में खर्च होती है। जब आप अंग्रेजी में उनकी स्पेलिंग लिख लेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। क का ही महाप्राण ख है, च का महाप्राण छ है, जय का महाप्राण झ है, इस तरह से आप उनको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ जब घोष अघोष की बात आती है तो क्योंकि हम सहजता से महसूस नहीं कर पाते कि यह कंपन होता कैसे है, अगर फिर भी कोई विद्यार्थी बड़ा गंभीर है कि वह अपने उच्चारण से इसे महसूस करना चाहता है, तो साथियों मैं कहूँगा कि आप इस पंचम वर्ण का उच्चारण करके देखिए। वर्गीय व्यंजनों में जो पंचम वर्ण हैं उनका उच्चारण करिए और उच्चारण थोड़ा लंबा करिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें एक गूंज पैदा हो रही है। जैसे एक उच्चारण सबसे पहले हम करें तो यह है न, तो आपके मस्तिष्क पटल तक आपको एक झंकार महसूस होगी। आप मैं का उच्चारण करिए, मैं का उच्चारण जब आप करेंगे मैं, तो आप महसूस करेंगे कि एक विशेष नाद आपके मस्तिष्क पटल तक पहुंच रहा है। इसी गूंज के आधार पर हमने यह घोष अघोष का वर्गीकरण किया है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों शय, तो ये हो गए अघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये हो गए आपके घोष, और साथ में ये रे ले व, और विशेष ध्यान रखना है का, है जो है यह ऊष्म है, लेकिन अपने जो साथी हैं उनको छोड़कर ये घोष में बैठा है। साथियों, कितने अघोष व्यंजन हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में? अघोष वर्ण कितने हैं? तो देखिए 10 और 3 13 है, और बाकी 33 में से जो बच गए हमारे 20, वो 20 क्या होंगे? वे 20 होंगे घोष या सघोष। तो मैं समझता हूं कि अल्प प्राण महाप्राण ये जो बाह्य प्रयत्न के आधार पर हमारे भेद थे, श्वास वायु के आधार पर और कंपनियां नाद के आधार पर, इन्हें आप बखूबी समझ गए होंगे। एक चीज और यहां ध्यान रखें, सभी स्वर, साथियों थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। यहां एक और बात देखिए, सभी स्वर घोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं, यानी स्वर अघोष नहीं होते, सभी स्वर घोष होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 20 व्यंजन हमारे घोष हैं, अगर इनमें स्वर और मिला देंगे 11, तो फिर इनकी संख्या हो जाती है 31, और 31 और 13 की बात करें तो 44 जो होते हैं वे हमारे स्वर और व्यंजनों की संख्या है, वह संख्या यहाँ पे आती है। तो साथियों, यहाँ से अब हम आगे बात करेंगे संयुक्ताक्षर की, कि संयुक्ताक्षर क्या होता है। इसे आप संयुक्ताक्षर कहें या आप इसे संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं। ये क्या हैं, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको ये शब्द दिख रहा है संयुक्त प्लस अक्षर, यानी दो व्यंजनों को आपस में मिलाकर एक नए वर्ण का निर्माण किया जाए तो उसे हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। इसकी जो शर्त है वह क्या है, वो देखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संयुक्ताक्षर कहते किसे हैं। तो साथियों, आप लिखें कि जब दो अलग अलग व्यंजनों व्यंजनों के बीच स्वर नहीं होता है, तो ऐसे संयोग को संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
ये तो हुई परिभाषा की बात, यानी दो अलग अलग व्यंजन लगातार आ जाएं और उन दोनों के बीच में स्वर नहीं हो तो हम उन्हें कहेंगे संयुक्ताक्षर। जैसे यहां देखिए हमने लिखा क्या, और देखिए हमने लिखा प्रकट, और देखिए दरिद्र, हम लिखते हैं ब्रह्मा, हम लिखते हैं ये लीजिए सरस्वती, हम लिखते हैं कक्षा। साथियों इन्हें देखिए, यहां क्या है, ये जो शब्द है क्या, इसका अगर हम वर्ण विन्यास करें तो आप पाएंगे कि सबसे पहले क है, क के बाद ये है और ये में स्वर है आ। लेकिन यहां पे जो विशेष बात है वह क्या है कि क और ये के बीच कोई स्वर नहीं है, और स्वर नहीं है इसलिए यह जो रूप है इसे हम क्या कहेंगे, यह संयुक्त रूप हो गया। ऐसा संयोग जब दो अलग अलग व्यंजन साथ साथ आए, एक साथ आए या क्रमागत आए या लगातार आए, आप किसी भी रूप में इसे समझें, और उन दोनों के बीच में स्वर नहीं हो तो फिर हम उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। और देखिए प्रकट, यहां प्रकट का अगर वर्ण विन्यास करेंगे साथियों, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार ऐसे शब्द देकर परीक्षा में प्रश्न किया जाता है कि इनमें से कौन सी ध्वनि स्वर रहित है। तो साथियों प, इसके बाद प में स्वर नहीं है, ये र है नीचे, रे में क्या मिला हुआ है, ए, इसके बाद है क, और क में ए है, और उसके बाद ट, और ट में ए है। प्रश्न ये था कि निम्न में से किस व्यंजन में या किस वर्ण में स्वर नहीं मिला हुआ, या कौन सा व्यंजन स्वर रहित है, तो आपका उत्तर यहां क्या होगा, प। यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है, देखने में लगता है कि प स्वर सहित है और रे को हम आधा समझ सकते हैं। कई बार ध्यान नहीं होने के कारण बच्चे इसमें रे को स्वर रहित मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नीचे लगता है, जो नीचे होता है वो सदैव पूर्ण होता है, स्वर सहित होता है, और जो ऊपर होता है वह व्यंजन रूप होता है, अर्थात उसमें स्वर नहीं होता। तो यहां पे जो प और र है इसको आप गौर से देखिए, प में यहां स्वर नहीं है, प और र को एक साथ बिना स्वर के ये दोनों आए हैं, लगातार आए हैं, इनके बीच में स्वर नहीं है। तो यह जो रूप है ये कैसा रूप हो गया, यह संयुक्त अक्षर का रूप बन गया है, यह संयुक्त अक्षर है। और देखिए साथियों हमने शब्द लिखा दरिद्र, तो यहां जो द्र है इसमें द हलंत है, रे और रे में ए है। तो द और रे क्रमागत दो व्यंजन हैं और इनके बीच में स्वर नहीं है, इसलिए यह भी संयुक्त अक्षर का रूप है। और देखिए ब्रह्मा शब्द, तो यहां ब हलंत है, इसके बाद रे और रे में ए है, फिर है हलंत है, इसके बाद मैं है और मैं में आ है। साथियों यहां पर दो संयुक्त अक्षरों का रूप हम देख रहे हैं, एक तो ब और रे, यहां ये जो ब्र बना ये संयुक्ताक्षर का रूप है, और एक है और मैं, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, संयुक्ताक्षर। तो साथियों ये सभी संयुक्ताक्षर हैं। एक सीधा सा शब्द लिखा है सरस्वती, यहां भी आप देखेंगे स और व के बीच कोई स्वर नहीं है, इसलिए यह भी इसका संयुक्त अक्षर रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारी हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो वहां पर आप देखते हैं कि चार जो वर्ण हैं उन्हें हमने संयुक्ताक्षर के रूप में मान्यता प्रदान की है। यानी हमारी जो मानक हिंदी की वर्णमाला है जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जारी की 1983 में, उस मानक हिंदी वर्णमाला में हमारे कुल चार जो संयुक्त अक्षर हैं उन्हें स्थान दिया गया। वे चार कौन कौन से हैं, तो एक है क्षय, दूसरा है जिसे हम कहते हैं त्रय, तीसरे को हम कहते हैं ज्ञे, और चौथे को हम कहते हैं श्रेय। साथियों इन चारों के बारे में हमें ध्यानपूर्वक जानने की जरूरत है। देखिए यह क्या है, क्षय।
संयुक्त अक्षर की आपने परिभाषा पढ़ी कि दो क्रमागत व्यंजन आते हैं और उनके बीच में कोई स्वर नहीं होता और उन्हें हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। तो देखिए क्षय कैसे बना। क्षय में जो दो व्यंजन हैं, एक है क और दूसरा व्यंजन इसमें जो है वह है शय। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर शय को हलंत करके लिखें तो आपको ए लिखना पड़ेगा। यानी इन तीन वर्णों के संयोग से क्षय बना है और यहां संयुक्त क्या हुआ, क और शय के बीच कोई स्वर नहीं है। तो साथियों क्षय में कौन कौन से व्यंजन शामिल हैं, तो क्षय में क और शय शामिल हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे राजस्थान में इनका जो उच्चारण है उस उच्चारण में भी बहुत सी त्रुटियां करते हैं। कई लोग इसे कहते हैं अक्षय। साथियों ये अक्षय नहीं है। अगर यह अक्षय होता तो अक्षय कुमार अपना नाम ऐसे क्यों लिखता, वह केवल क्षय कुमार लिख देता और काम हो जाता। लेकिन यह अक्षय नहीं है, तो इसका शुद्ध उच्चारण, कई लोग इसे केवल क्षय बोल देते हैं, तो क्षय तो यह होता है, यह क्षय नहीं है। तो यह क्या है और इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, यह हमें देखना जरूरी है। साथियों आपके सामने इसका उच्चारण पड़ा है, देखिए किससे बना ये। एक तो इसमें है क यानी आधा क। हालांकि मैं जो शब्द काम में ले रहा हूं आधा, ये आधा नहीं है। व्यंजन का शुद्ध रूप यही होता है, अर्थात स्वर रहित जो रूप है व्यंजन का वही शुद्ध रूप होता है, पूरा व्यंजन होता है। खैर हमारी भाषा में हम इसे आधे के रूप में बोलते हैं, तो आप समझाने के लिए आपको मैं ये शब्द काम में ले रहा हूं कि आधा क है और उसके बाद पूरा शय। इसे आप पढ़ दीजिए, इसे पढ़ेंगे वही यह है। यानी ये क्या है, तो यह क को हल्का लेना पड़ेगा क्योंकि स्वर नहीं है, इसलिए क्षय, इसे कहेंगे क्षय। इसे कश मत पढ़ देना, कश नहीं है ये क्या है, ये क्षय। इसलिए इसका उच्चारण आप बार बार दोहराएंगे। क से शुरू करेंगे, क को हल्का लेंगे क्षय और शय को पूरा बोलेंगे तो आपका उच्चारण होगा क्षय। इसके बाद देखिए त्रय कैसे बना, तो इसके उच्चारण से पता लग रहा है इसमें एक तो तय है और तय में क्या मिल गया है, र मिल गया है और र में ए मिला हुआ है, ये शब्द बना त्रय। साथियों ऐसा क्यों बनाना पड़ा त्रय? जब हम क्रय ऐसे लिखते हैं, द्र ऐसे लिखते हैं, प्र ऐसे लिखते हैं, तो फिर यहां त्रय को ऐसे क्यों नहीं लिखा गया? साथियों बिल्कुल ऐसे ही लिखा गया था, लेकिन हमारे भाषा विद्वानों को यह थोड़ा अजीब और अटपटा लगा और इसमें वय का भ्रम होने की स्थिति पैदा हो सकती थी। इसलिए यहां से इस स्थान को थोड़ा रिक्त कर दिया गया और इसे बना दिया गया त्रय, एक रूप दे दिया और एक नया संयुक्त अक्षर हमने बना लिया जिसे हम त्रय कहते हैं। तो ये त और र के संयोग से बना। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आपका ज्ञ। साथियों बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ज्ञ जो ध्वनि है, ये जो संयुक्त अक्षर है, किन व्यंजनों के योग से बना है? तो हमारा उच्चारण यहाँ पे गच्चा खा जाता है, यानी हम इसका उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं। यह ज्ञ नहीं है, हम जो उच्चारण कर रहे हैं उसके अनुसार हमें लगेगा कि यह ग और ये के योग से बना है और इसलिए हम इसे कहते हैं ज्ञ। लेकिन साथियों इसका यह शुद्ध उच्चारण भाषाई रूप से बिल्कुल नहीं है। यह वास्तव में क्या है, यह ज और ये के संयोग से बना है, इसलिए इसका उच्चारण होना चाहिए जे। इसका सही जो शुद्ध उच्चारण है वह क्या होगा, जे। इसलिए हम अगर बोलते हैं विज्ञान तो यह हमारे उच्चारण की अशुद्धता है, हमें बोलना चाहिए विज्ञान। हमें ज्ञानी को ज्ञानी नहीं बल्कि सही मायने में वह ज्ञानी होता है, ज्ञान नहीं वह ज्ञान होता है। खैर परंपरा के रूप से हमारे जो समाज में यह ज्ञ के रूप में प्रचलित हो गया है, तो आप बेशक उच्चारण में इसे ज्ञ कह रहे हैं, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो ज्ञ आपका है
किन व्यंजनों के योग से बना है, तो ध्यान रखना है, बार बार परीक्षा में यह पूछा जाता है। इसमें एक तो ज है और एक ये है, इनके संयोग से यह बना है। साथियों, एक और ध्वनि श्रय, इसमें यह श है और इस श में मिल गया र और र में मिल गया ए। तो श्रय में तो यही ध्यान रखना है कि कौन सा श है, तो ये तालव्य जो है हमारा, इसके अंदर र का मिश्रण हुआ है और जो संयुक्त अक्षर बना उसे हम कहते हैं श्रय। एक तो साथियों विशेष रूप से इन संयुक्त अक्षरों को जब आप देखते हैं तो हमारे जो संस्कृत के शब्द हैं यानी तत्सम शब्दावली, वहां पर ही विशेष रूप से इनका प्रयोग होता है। यानी तद्भव शब्दों में आप इन्हें न के बराबर देखेंगे। और मैं कहता हूं कि क्षय हुआ, आपका ये जो गे या जे कहें हुआ या श्रय हुआ, यह तो आपको तद्भव शब्दों में मिलेंगे नहीं। यह तो केवल इनका प्रयोग हम तत्सम शब्दों में ही देखते हैं। तो ये थे हमारे 4 जो संयुक्ताक्षर हैं, इनको हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान दिया गया है संयुक्ताक्षर के रूप में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यही 4 संयुक्ताक्षर हो सकते हैं। अगर प्रश्न आता है कि हिंदी में कितने संयुक्ताक्षर हैं, तो बिल्कुल आपका जो जवाब है वह होना चाहिए 4 संयुक्ताक्षर जो हैं उन्हें हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है, मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन साथियों, संयुक्त रूप में हम किसी भी अक्षर को लिख सकते हैं 2 अलग अलग, जैसे ये सभी संयुक्त रूप हैं। क के साथ र का संयोग, द के साथ र का संयोग, प में र का संयोग, त में र का संयोग, ये सभी संयुक्त रूप हैं। और हमने जो शब्द लिखे वो सभी संयुक्त रूप थे। तो फिर एक प्रश्न आपके माइंड में आ सकता है कि वर्णमाला में इन 4 को स्थान क्यों दिया गया, बाकी को क्यों नहीं। साथियों, इन 4 को इसलिए स्थान दिया गया है कि जहां संयुक्त अक्षर के रूप में इनका प्रयोग होता है, तो वहां पे लिखने के लिए हमारे पास केवल यही एक तरीका है, यानी इन्हीं का इस्तेमाल करना होता है। आप समझिए, हमें कक्षा लिखना है, तो क्या हम कक्षा ऐसे कहीं आपने लिखा हुआ देखा है? अर्थात नहीं। हम कक्षा लिखेंगे तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। अगर हम नेत्र लिखेंगे तो त्रय ही लगाएंगे, न कि ऐसे आधा ये और ऐसे नेत्र कभी नहीं लिखते हैं। अगर हमें ज्ञान लिखना है तो हम ज्ञान ऐसे ही लिखेंगे। हम इसके लिए ये इस तरह से इसे हम नहीं लिखते, या माफ कीजिएगा, शुद्ध रूप तो ये है इसका, यानी ऐसे नहीं लिख सकते इसे, बल्कि इसे इस रूप में ही हम लिखते हैं। तो ये जो संयुक्ताक्षर हमारे हैं, जो मानक हिंदी में शामिल किए गए हैं, उनकी खास बात यह है कि उन्हें लिखने का केवल यही तरीका है। दूसरी चीज इसमें यह है कि ये ऐसा संयोग है जिसमें पहचान नहीं हो पाती, यानी नज़र से देखकर हम नहीं पहचान सकते कि इसके अंदर कौन कौन है। उच्चारण से हमें पता चलता है कि इसमें क और श हैं, बाकी क की कोई विशेषता या श की कोई विशेषता इसके अंदर नहीं है। गे में जय या ये की कोई विशेषता नज़र नहीं आती, श्रय में र की और ये विशेषताएं नहीं होती हैं। बाकी जो संयुक्ताक्षर हमारे हैं, जैसे आप देखेंगे बार बार हम लिखते हैं विद्यालय। साथियों, विद्यालय में ये जो द और ये का संयोग हुआ है, यह भी संयुक्त रूप है, लेकिन इसे वर्णमाला में संयुक्त अक्षर के रूप में नहीं लिखा गया। इसका कारण क्या है कि हमारी मानक हिंदी कहती है कि इसे ऐसे लिखते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसे आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो 2 तरीके हैं आपके पास, संयुक्त रूप बनाकर लिखें या इस तरह से द को हलंत करके आप अलग अलग करके भी इसे लिख सकते हैं। हम विद्वान लिखते हैं तो विद्वान ऐसे लिखा जा सकता है, ये संयुक्त रूप हो गया, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो 4 हैं, इनको दूसरे तरीके से नहीं लिखा जाता, इसलिए इन्हें हमने हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया है। बाकी तो आप देखते हैं ये ऐसा लिखा हुआ देखा होगा आपने, इसे हम पढ़ते चिन्ह, और
इसको दूसरे तरीके से अगर लिखने की बात आए तो फिर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। साथियों, कई बच्चे ऐसे चिन्ह लिखते हैं तो यह गलत है। जो आपको पूरा दिख रहा है, यानी जो ऊपर है वो आधा होता है। ये बार बार मैंने आपको बताया, जो ऊपर है वो आधा है, जो नीचे है उसमें स्वर है। तो यहाँ है जो है वह स्वर रहित है, जबकि न स्वर सहित है। तो ये ध्यान रखें आप, चिन्ह सही रूप में यही होगा। तो ये इस तरह से आपको संयुक्ताक्षर का ध्यान रखना है और इन चार को इसी रूप में लिखेंगे। बाकी को हम दूसरे तरीके से यानी हलंत का प्रयोग करते हुए भी लिख सकते हैं, इसलिए उन्हें हमने वर्णमाला में स्थान नहीं दिया। इसके बाद हम देखते हैं एक और शब्द आता है और उस शब्द को हम कहते हैं व्यंजन गुच्छ। साथियों, इस संयुक्त रूप को ही हम व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। व्यंजन गुच्छ, कई बार यह भी पूछ लिया जाता है व्यंजन गुच्छ से क्या आशय है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है तथा उनके बीच स्वर नहीं हो, उनके बीच स्वर नहीं होता है तो उसे व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। उसे व्यंजन गुच्छ यानी व्यंजनों का गुच्छा हो गया कहा जाता है, व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। साथियों ध्यान दें, संयुक्त को भी व्यंजन गुच्छ कहा जा सकता है। इन चार संयुक्ताक्षरों को छोड़कर जो बाकी हमने लिखे हैं उन सभी को आप व्यंजन गुच्छ भी कह सकते हैं। इन चार को तो आप संयुक्त अक्षर ही कहेंगे, लेकिन उन्हें संयुक्त रूप में भी कह सकते हैं और उन्हें व्यंजन गुच्छ भी कह सकते हैं। जैसे हमने विद्यालय को इस रूप में लिखा तो यह एक संयुक्त अक्षर के रूप में हमने लिख दिया है। अगर हमने विद्यालय को ऐसे लिखा तो यहाँ भी द और ये के बीच क्योंकि स्वर नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ये जो रूप है इसे हम व्यंजन गुच्छ कहेंगे, व्यंजन गुच्छ का नाम देंगे। जबकि इस रूप में लिखा हुआ है तो हम इसे संयुक्त अक्षर का नाम देंगे। और देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि एक और शब्द हम लेते हैं वर्त से। यहाँ साथियों आपको देखना है कि यह क्या है, तो इसका आप एक तो वर्ण विन्यास करें। वर्ण विन्यास कैसे होगा, इसमें वह है, वह के बाद क्या है, ये इस तरह के प्रश्न आपको विशेष रूप से देखने चाहिए। कई बच्चे इसे वतर से पढ़ते हैं, कई बच्चे इसे व त स र ये इस तरह से पढ़ते हैं। इसका शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध उच्चारण क्या है, यह कैसे पता चलेगा। तो जब ऊपर जो र होता है, ध्यान रखें, ऊपर जो र है वह जितने भी उससे पहले शुद्ध व्यंजन आए हैं उनसे पहले माना जाएगा, यानी यह शुद्ध व्यंजन ही है, यानी आधा है। मैं बार बार बता रहा हूं, जो ऊपर होता है वह स्वर रहित होता है। यहां र ऊपर है, यह स्वर रहित। आप ये कहें कि ये बच्चा है और बच्चे को किसी ने अपने कंधे पर बिठा रखा है। बच्चा बड़ों को कंधे पर नहीं बिठा सकता, जो बड़े और संपूर्ण हैं वो बच्चों को कंधे पे बिठा लेते हैं। तो वह के बाद तो है ए, और क्योंकि वह कंप्लीट है, और उसके बाद है आपका र के बाद कौन पढ़ा जाएगा, त के बाद श के बाद ये, और ये में मिला है ए। साथियों यह ऐसा शब्द है, और अगर आपको पहली कक्षा याद आ रही है तो मैं आपसे यह भी पूछूं कि कितने अक्षर हैं इसमें। दो प्रश्न हमने पहली कक्षा में बात की थी, अगर आपने वह कक्षा ध्यान से देखी है तो दो प्रश्न यहां से बन सकते हैं कि वर्त से शब्द में कितने वर्ण हैं और वर्त से शब्द में कितने अक्षर हैं।
आपको बताया था श्वास के एक ही आघात में जिसका उच्चारण हो सकता है उसे हम अक्षर कहते हैं। साथियों, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि वर्ण जानने के लिए आप उसका विन्यास कर दें और काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और 7। तो वर्ष शब्द में 7 वर्ण हैं, लेकिन वर्ष शब्द में कितने अक्षर हैं? तो अक्षर केवल वह होता है जिसमें स्वर मिला हुआ है, यानी स्वर या फिर स्वर सहित व्यंजनों को अक्षर कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन अक्षर नहीं होते। वर्ण तो होते हैं लेकिन वे अक्षर नहीं होते। साथियों, यहाँ स्वर सहित व्यंजन कितने हैं? एक तो वह जिसमें ए मिला हुआ है और एक ये जिसमें ए मिला हुआ है। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि वर्ण विन्यास कर दीजिए और उसके बाद केवल स्वरों को काउंट कर लो। वह और ये को भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, केवल स्वर काउंट कर लो। और स्वर कितने हैं? एक यहाँ एक यहाँ। तो इस शब्द में वर्ष में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, ये ध्यान रखें। अब यहां पे और गौर से देखें आप कि र है हलंत, तय है हलंत, श है हलंत, ये है हलंत। इन 4 लगातार व्यंजनों के बीच कोई भी स्वर नहीं है। 4 व्यंजन लगातार आ गए, यानी 4 व्यंजनों का संयोग हो रहा है और इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इस संयोग को क्या कहेंगे? साथियों, इस संयोग को हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं, यानी व्यंजनों का एक गुच्छा यहां पे पड़ा है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और इन्हीं से मिलती जुलती जो बात है उसे हम देखते हैं, जिसे हम कहते हैं द्वित्व। संयुक्त अक्षर व्यंजन गुच्छ और तीसरा है द्वित्व। तो आप द्वित्व प्रयोग को भी समझें। साथियों, द्वि का अर्थ होता है 2, यानी जब एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आ जाता है और उसके बीच में कोई स्वर नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व। आप लिखें कि जब एक ही व्यंजन 2 बार आए, 2 बार आता है तथा उनके बीच में स्वर नहीं होता है, स्वर नहीं होता है, तो ऐसा संयोग द्वित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वित्व कहलाता है। देखिए, एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आ जाए, लगातार 2 बार आ जाए और उनके बीच में स्वर नहीं हो तो उसे हम संयुक्त अक्षर नहीं कहेंगे, उसे हम व्यंजन गुच्छ भी नहीं कहेंगे, बल्कि उसे कहेंगे द्वित्व, यानी रिपीट हुआ है वो द्वित्व, यानी 2 बार आया है। देखो, जैसे हमने बात की सच्चा। साथियों, यहां देखिए च के बाद च आ रहा है और दोनों के बीच कोई स्वर नहीं है। इसका मतलब यह कैसा प्रयोग है? यह द्वित्व प्रयोग है। इसके बाद आप और देखिए हड्डी, ड के बाद ड आ रहा है तो यह कैसा प्रयोग है? यह द्वित्व प्रयोग है। ऐसे ही आप सच्चा, बच्चा, जच्चा, कच्चा, पक्का, इस तरह के शब्दों को देख सकते हैं जहां एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आता है और उन दोनों के बीच स्वर नहीं होता है तो उसे हम कहेंगे द्वित्व प्रयोग। साथियों, आपने देखा कि 2 अलग अलग व्यंजन अगर लगातार आते हैं, उनके बीच में स्वर नहीं होता तो हम कहते हैं संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन। यदि 2 या 2 से अधिक व्यंजन लगातार आते हैं बिना स्वर के तो फिर उन्हें हम कहते हैं व्यंजन गुच्छ, व्यंजनों का गुच्छा। और यदि एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आ जाए तो फिर उसे हम कहते हैं द्वित्व, यानी उनके बीच में स्वर नहीं हो तो उसे हम कहते हैं द्वित्व। मैं समझता हूं कि आप इसे भली भांति समझ चुके होंगे। साथियों, अब चर्चा करेंगे हम जो हमारे वर्ण विचार में जो बच गए हैं वे हैं अ, योग, वाह। जब हमने वर्ण विचार शुरू किया था तो हमने वर्ण को 3 भागों में वर्गीकृत किया। जो पहला भाग था वह था स्वर,
जो दूसरा भाग था वह था व्यंजन, और जो तीसरा हमने इसका वर्गीकरण देखा वह था अयोगवाह। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह अयोगवाह होता क्या है। साथियों, अयोगवाह वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें हमारी हिंदी भाषा ना तो स्वर में शामिल करती है और ना ही व्यंजनों में, यानी वे पूर्णतः स्वर भी नहीं हैं और पूर्णतः व्यंजन भी नहीं हैं। इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है लेकिन इन्हें स्वरों में गिना नहीं जाता। ये जो ध्वनियाँ हैं ये हैं कौन कौन सी? तो एक हम वर्णमाला में यानी स्वर जब लिखते हैं तो देखते हैं अंग, और दूसरी है अह यानी विसर्ग। एक को आप कह सकते हैं अनुस्वार और दूसरे को आप कहेंगे, इसे आप कहेंगे विसर्ग। साथियों, अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनको हम न तो स्वर मानते हैं और ना ही व्यंजन मानते हैं। इसलिए जब यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है राजस्थान का अजमेर, वह उसका सही उत्तर 44 मानता है। और 44 क्यों मानता है सही? क्योंकि स्वरों की संख्या मानी जाती है 11 है और व्यंजनों की संख्या मानी जाती है 33। इस तरह से 11 और 33 को जब जोड़ते हैं तो टोटल बैठता है 44 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसे सही मानता है। खैर, मानक हिंदी की बात करें तो हमारे वहाँ पे जो वर्णों की संख्या है कि कुल कितने वर्ण हिंदी में हैं, तो वर्णों की संख्या 52 स्वीकार की जाती है। 52 क्यों स्वीकार की जाती है? इन 44 में 2 मिला दिए जाते हैं हमारे अयोगवाह, इसके बाद 2 हमारी उत्क्षिप्त ध्वनियाँ मिला दी जाती हैं, तो इस तरह से ये हो गए 48। इसके बाद मिलाए जाते हैं इसमें 4 हमारे संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षरों को भी शामिल कर लिया जाता है। तो 44, 2 46, 2 48 और 4 संयुक्ताक्षर मिलाते हैं तो ये संख्या बैठती है 52 यानी 52। तो ऐसा प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्ण कितने वर्ण हैं, तो हम ये कहेंगे कि हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। ये है जो हमारी मानक हिंदी की वर्णमाला है उसमें इसे माना गया है, स्वीकार किया गया है। स्वर व्यंजन कितने हैं? तो कुल स्वर 11 हैं हिंदी में, व्यंजन कितने हैं? तो 33 हैं। लेकिन उत्क्षिप्त को जोड़ दें, अयोगवाह को जोड़ दें और संयुक्ताक्षर को जोड़ देते हैं तो हमारे कुल जो वर्ण हैं वे बन जाते हैं 52। साथियों, अब हम अयोगवाह की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है अयोगवाह और क्या इसका अर्थ होता है। शब्द को देखिए, अयोग, अयोग यानी जिनका योग नहीं किया जाता। किसके साथ नहीं किया जाता? स्वरों के साथ नहीं किया जाता। और किसके साथ नहीं किया जाता? तो व्यंजनों के साथ नहीं किया जाता। तो योग नहीं किया जाता, फिर भी वाह, वाह का अर्थ है वहन, वाह यानी वहन करना। फिर भी ये जो वर्ण हैं ये ध्वनियों को वहन कर रहे हैं, यानी ध्वनियां तो फिर भी हैं, इन्हें शामिल नहीं किया जाता लेकिन फिर भी ये ध्वनि को वहन करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? अयोगवाह है। साथियों, हिंदी में कितनी अयोगवाह ध्वनियां हैं उनकी बात करें तो एक है हमारा अनुस्वार और दूसरे को हम कहेंगे विसर्ग। अनुस्वार को हम इस रूप में लिखते हैं और विसर्ग जो है वह हम इस रूप में दर्शाते हैं। साथियों, पहले हम अनुस्वार की बात कर लेते हैं। तो अनुस्वार के बारे में लिखिए कि जिस ध्वनि के उच्चारण में श्वास वायु नासिका से होती हुई बाहर निकलती है, नासिका से बाहर निकलती है
निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। साथियों, अनुस्वार के उच्चारण में श्वास वायु मुख के बजाय नासिका से बाहर निकलती है। एक तो ये आप विशेष रूप से इस बात को देखेंगे। इसके बाद आप दूसरी बात लिखें, अनुस्वार सदैव स्वर के बाद प्रयुक्त होता है। यह विशेष रूप से आप इस चीज को देखें कि अनुस्वार का प्रयोग जब भी होगा वह किसी स्वर के बाद में ही होगा। यह एक विशेष कंडीशन है इसकी, यानी बिना स्वर के अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। और अनुस्वार और व्यंजन में यही फर्क है। व्यंजन का उच्चारण जब हम करते हैं तो स्वरों की सहायता लेते हैं, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर बाद में जुड़ता है। जैसे देखिए, क एक व्यंजन है, ये क एक व्यंजन है। इसका जब उच्चारण करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क जब बोलते हैं तो उसमें क्या साथ में निकलता है, ए, यानी क के बाद ए की ध्वनि निकलती है। लेकिन अनुस्वार का जब उच्चारण करेंगे तो उसमें अनुस्वार के उच्चारण में स्वर पहले आएगा और उसके बाद अनुस्वार की जो ध्वनि है वह आएगी। तो व्यंजन और अनुस्वार में यही एक फर्क है कि व्यंजन में स्वर ध्वनि बाद में लगती है, जबकि अनुस्वार में स्वर ध्वनि अनुस्वार के पहले लगती है। इसे और समझें आप, जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, संसार। साथियों, ये जो अनुस्वार लगा है स के ऊपर, ये कभी भी आधे अक्षर पर नहीं लग सकता। जैसे हम ये शब्द लिख रहे हैं क्या, तो क पे यहां अनुस्वार नहीं आ सकता। कंबल हम लिखें तो क पे अनुस्वार आ सकता है, लेकिन क में स्वर होना चाहिए तभी आ सकता है। अगर यहाँ क में स्वर नहीं है तो इसके ऊपर अनुस्वार नहीं आएगा, और जो ऊपर आएगा ये उसके बाद पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ कंबल में आप बात करेंगे तो क है, ए है, और उसके बाद ये अनुस्वार है। तो इस तरह से स्वर के बाद अनुस्वार का प्रयोग होता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अनुस्वार को समझें, इसके लिए हमें साथ में एक और चीज समझनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक का जो चिन्ह है इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। यानी क्या कहते हैं अनुनासिक के चिन्ह को, चंद्र बिंदु। साथियों, अनुनासिक और अनुस्वार में एक छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है कि अनुस्वार वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है, यानी नासिका से प्राणवायु बाहर निकलती है। और अनुनासिक किसे कहते हैं कि जिस ध्वनि के उच्चारण में श्वास वायु मुख के साथ साथ नासिका से बाहर निकलती है। यह एक विशेष अंतर है दोनों में, और बहुत छोटा सा अंतर है, इसे ध्यान से आपको देखना है। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? साथियों, अनुस्वार में श्वास वायु नाक से बाहर निकलती है, जबकि अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु में श्वास वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। यानी जो अनुनासिक है यह सूक्ष्म रूप है, अनुस्वार की स्थिति लगभग व्यंजन के समान है। अनुनासिक भी स्वर के बाद प्रयुक्त होता है, अनुस्वार भी स्वर के बाद में ही प्रयुक्त होता है। अनुनासिक के बारे में एक विशेष बात कि अनुनासिक ध्वनियां कौन कौन सी हैं, तो आप लिख सकते हैं प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण अनुनासिक है। साथियों, इसे समझें,
प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है, मेरे ख्याल से इसी कक्षा में हमने पंचम वर्ण पे काफ़ी बातें की हैं। आप जानते हैं कि हिंदी में 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प, और इन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो कौन कौन से हैं? ङ, क वर्ग का पंचम ङ, इसके बाद बात करें च वर्ग तो पंचम ये, ट वर्ग तो पंचम क्या है? ण, त वर्ग का पंचम न और प वर्ग का पंचम वर्ण है मैं। साथियों, ये जो 5 हमारे पंचम वर्ण हैं, इनका उच्चारण हमने नासिक के पढ़ा था। ये पांचों का उच्चारण अनुनासिक कहलाता है। और अनुनासिक किसको कहते हैं? अनुनासिक उच्चारण कौन सा होता है? आपने देखा, श्वास वायु मुख के साथ साथ नासिका से बाहर निकल जाए, यानी मुख से तो निकलेगी लेकिन साथ साथ किससे बाहर निकलेगी? नासिका से, उसे कहते हैं अनुनासिक। और अनुस्वार किसको कहते हैं? कि जिसमें श्वास वायु पूरी की पूरी किससे बाहर निकले? नासिका से बाहर निकले, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम अनुस्वार कहते हैं। ये तो हुई अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर की बात। अब हम यह जानते हैं कि आधुनिक युग में अनुनासिक और अनुस्वार का अंतर लगभग समाप्त हो गया है। कैसे समाप्त हो गया, इसे समझें। देखिए, हम कोई शब्द लिखते हैं, अभी मैंने लिखा था कंबल, एक शब्द है चंचल, एक शब्द है कंगन, एक शब्द हम ले सकते हैं संध्या, एक शब्द हम ले सकते हैं खंड, एक शब्द हम ले सकते हैं संयोग। साथियों, अब इन शब्दों को गौर से देखिए। ये कंबल है, अगर हम इसका वर्ण विन्यास करें तो कैसे होगा? देखिए यहां क्या है, सबसे पहले क है, क के बाद क्या है? तो ए है। अब ए के ऊपर बिंदी नहीं लगानी है आपको। आप यह देखिए कि ये जो अनुस्वार का चिन्ह लगा हुआ है, इसके बाद वाली ध्वनि क्या है? क्या वो वर्गीय व्यंजन से है? तो हाँ, यहां ब है, और ब हमारे प वर्ग का वर्ण है और प वर्ग में पंचम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब से पहले अगर अनुस्वार आ रहा है तो फिर उसे हम 2 रूपों में लिख सकते हैं। और ये अनुस्वार जो है यह वास्तव में किसका रूप है? मैं का रूप है। यानी ब जिस वर्ग में आता है उस वर्ग का पंचम क्या होता है? तो पंचम मैं होता है। तो इस अनुस्वार को आपको मैं के रूप में लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास ब है, ब में ए है, ल है और ल में ए है। यह इसका वर्ण विन्यास हुआ। साथियों, मैं बताना यह चाहता हूं कि कंबल शब्द आप अनुस्वार के माध्यम से ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसे पंचम वर्ण के माध्यम से ऐसे भी लिख सकते हैं। यह दोनों ही रूप सही हैं। अनुस्वार और पंचम का जो रिश्ता है वो किससे तय होता है? आगे वाले इससे। जैसे एक और देखिए, यहां चंचल है, यहां अनुस्वार का हमने मैं बनाया, यहां क्या हम ऐसे चंचल लिख सकते हैं? यह तो क्या हो गया? चमचल हो गया। यहां अनुस्वार है लेकिन वह मैं नहीं बनेगा, तो फिर अनुस्वार क्या बनेगा? तो अनुस्वार इससे तय होगा कि अनुस्वार किस रूप में बदलेगा। च, च वर्ग का पंचम कौन है? तो च वर्ग का पंचम ये है। तो चंचल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। साथियों, और देखिए इसे, यहां शब्द है कंगन। अगर इसे हम पंचम की मदद से लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो क लिखिए, इसके बाद आपका ध्यान इस ग पर जाना चाहिए कि यह किस वर्ग की ध्वनि है। तो आप देखेंगे यह क वर्ग की ध्वनि है। क वर्ग का पंचम कौन है? तो क वर्ग का पंचम ङ है। तो ङ को हलंत कीजिए, और क्योंकि ऊपर बैठा तो वो हलंत रूप है, आधा है। मैंने कहा ना कि जो ऊपर बैठा वो आधा है, जो नीचे है वह पूरा है। इसे अब नीचे ला रहे हैं हम। तो ग जिस पंक्ति में आ रहा उसका पंचम है ङ, और इसके बाद आप लिखेंगे गन। तो कंगन ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसे समझाऊं मैं आपको, आपने शब्द लिखा है दिनांक। साथियों, कई जगह आपने दिनांक ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। दिनांक, ये ङ है और उसके नीचे क जोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं
तो यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। कहना मैं यह चाह रहा हूं साथियों कि पंचम वर्ण के स्थान पर आजकल अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है, और अनुस्वार का प्रयोग करके अगर आप लिखते हैं तो उसे सही माना जाता है, पंचम का प्रयोग करके लिखते हैं तो उसे भी सही माना जाता है। और देखिए संध्या, तो संध्या को आप न कि किसके कारण, इस ध के कारण, ध कौन से वर्ग में आता है, तय वर्ग में आता है, तय वर्ग का पंचम क्या है, तो न है, यहां आप आधा न लिख सकते हैं, शब्द हो जाएगा संध्या। खंड, तो ख लिखिए, इसके बाद देखिए ड, ट वर्ग में है, ट वर्ग का पंचम लाइए, ट वर्ग का पंचम है न, और आप खंड ऐसे भी लिख सकते हैं। अब साथियों इस शब्द को और देखें, संयोग, आपने स लिखा, अब सामने क्या है, ये कौन से वर्ग में है, तो आपको पता चलेगा ये तो किसी वर्ग में है ही नहीं, ये तो अंतस्थ है, ये र ल व, और इसमें कोई भी पंचम वर्ण नहीं है। जिनमें पंचम वर्ण नहीं है साथियों, उन्हें आप दूसरे रूप में नहीं लिख सकते, ना तो इसे संयोग लिख सकते, ना इसे समयोग लिख सकते, ना इसे ण लगा सकते। इसे केवल आपके पास एक ही तरीका है लिखने का, और वह क्या है, अनुस्वार। इसे संयोग ही कहेंगे, अर्थात अंतस्थ से पहले और ऊष्म से पहले आपको अनुस्वार ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनमें कोई पंचम वर्ण नहीं है। लेकिन जहां पंचम वर्ण है वहां आप अनुस्वार भी लगा सकते हैं और पंचम भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा विषय हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, आप हिंदी को ऐसे लिखें, ये सही है। अगर आप हिंदी को पंचम की मदद से लिखें तो फिर यहाँ देखिए क्या है, द कौन से वर्ग में आता है, तय वर्ग में, तो आप हिंदी को ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन संशय आपने अगर लिखा है तो साथियों संशय को दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते, इसे केवल अनुस्वार से ही हमें दर्शित करना पड़ेगा, क्योंकि श जो है इस पंक्ति में कोई पंचम वर्ण नहीं है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इन बातों को समझें। एक और शब्द लें, संभव या संभावना। संभावना को आप पंचम की मदद से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, स, भय कौन सी पंक्ति में है, पय की पंक्ति में है, तो पय का पंचम मैं है, आप संभावना को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं समझता हूं कि अनुनासिक और अनुस्वार का जो अंतर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं। अनुनासिक का जो चंद्र बिंदु प्रयोग होता है वह क्या है और उसका क्या मतलब है। साथियों जो चंद्र बिंदु है हमारा वो है शुद्ध अनुनासिक रूप है, और स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का ही प्रयोग होता है। स्वर जो है उसके साथ अनुनासिक प्रयोग के रूप में चंद्र बिंदु ही इस्तेमाल होती है। और जैसे देखिए अनुस्वार और चंद्र बिंदु में फर्क आप ऐसे कर सकते हैं, एक है हंस और एक है हंस। ये एक धातु है हंसना, आप इसे हंसना कह सकते हैं। तो हंसना धातु है और यह है हंस, एक पक्षी का नाम है। यहाँ अनुस्वार से जोर पड़ेगा, जब आप बोलेंगे तो इसे कहेंगे हंस, जबकि ये हंसना। यहाँ बहुत माइनर छोटा रूप होता है, अनुनासिकता छोटा रूप है उच्चारण का, जबकि अनुस्वार क्योंकि पूरी श्वास वायु नाक से बाहर निकलेगी तो इसलिए यह एक व्यंजन की तरह अपने आप में एक ध्वनि है। जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं वे समझ सकते हैं कि जब आप छंद पढ़ते हैं तो छंद में अनुस्वार जो होता है इसकी मात्रा गुरु मानी जाती है, यानी 2 मात्रा वाला माना जाता है इसे, जबकि चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं होती। इसे भी आपको ध्यान से समझना है। आप आंधी लिखें तो आंधी शब्द इसे हम इस तरह से आंधी नहीं लिख सकते। आप अंधेरा लिखें तो अंधेरा को हम अंधेरा नहीं लिख सकते। अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ हमें जो आपका स्वर है उसके साथ हमें अनुनासिकता का रूप यानी चंद्र बिंदु ही इस्तेमाल करना होता है। तो साथियों ये हमारा अनुस्वार और अनुनासिक का जो अंतर था आपने समझ लिया होगा भली भांति।
इसके बाद हम चर्चा करते हैं एक और जो अयोगवाह ध्वनि है हमारी, विसर्ग। तो विसर्ग को आप बखूबी जानते हैं। एक तो आपको यह देखना है कि विसर्ग केवल संस्कृत के जो तत्सम शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हीं शब्दों में लगता है। जैसे आप देखें अतः, या आप देखें दुख। अब दुख का भी ये रूप तत्सम है। आजकल अगर आप इसे सुख दुख ऐसे भी लिखते हैं तो इसे सही माना जाता है, यह गलत नहीं है, लेकिन तत्सम रूप यह था। इसके अलावा आप कोई शब्द लिखें मन है कामना, तो ऐसे शब्दों में ही विसर्ग का प्रयोग होता है। बाकी तद्भव शब्दों में विसर्ग का प्रयोग न के बराबर होता है, विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। एक और ध्यान रखें, पहले कई बार 6 को ऐसे लिखते थे, जो 6 हमारा गणितीय अंक है उसको शब्दों में ऐसे लिखते थे। आजकल इसे स्वीकार नहीं किया जाता। 6 का शुद्ध रूप यह है, 6 है। इस तरह से आपको इसे लिखना होता है। तो साथियों, विसर्ग क्या है? हकार की ध्वनि आपको स्वर के बाद में लगानी होती है। अतः, अगर ये विसर्ग हटा देंगे तो ये केवल अत हो जाएगा, बस अतः। ये हकार की ध्वनि आप लगाएंगे तो वह होगा आपका विसर्ग। इसे अयोगवाह ध्वनियों में हम शामिल करते हैं। एक विशेष बात विसर्ग के बारे में जरूर ध्यान रखें कि कई हमारे विद्वानों ने इसके उच्चारण के बारे में ऐसा कहा है कि विसर्ग का उच्चारण केवल हृदय में होता है। आप समझिए, जब हम उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे तो हमने विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या पढ़ा? एक तो हमने परंपरागत में कंठ पढ़ा था और इसे कंठे कहा। फिर हमने आधुनिक वर्गीकरण में इसको क्या कहा? काकल्य कहा। साथियों, ऐसा प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि किस ध्वनि का उच्चारण विद्वानों द्वारा केवल हृदय में ही महसूस होना माना गया है, तो वह हमारा विसर्ग है। यानी ह का हल्का उच्चारण होता है, जिसका भाव केवल खुद को ही महसूस होता है, बाहर उसका ज़्यादा पता अतः ऐसे कहेंगे तो ज़्यादा पता नहीं लगता, इसे हम कहते हैं विसर्ग। तो इस तरह से साथियों, हमारी जो वर्ण विचार का जो हमारा टॉपिक था, मैं समझता हूँ कि अब समाप्त होता है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक इसे पढ़ा और समझा होगा, सीखा होगा। यदि फिर भी किसी तरह की कोई दुविधा, कोई संशय आपके दिमाग में आता है तो साथियों, दिल खोलकर आप कमेंट बॉक्स में अपनी शंका को लिखिए, भेजिए। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि आपके उस संदेह का समाधान किसी कक्षा में आकर किसी विशेष वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।